चलिए, जैसे कि हम लोग पिछली क्लास में जो पढ़े थे, जो कंसंट्रेशन सबसे पहले टर्म पढ़े वो क्या थी, बोलिए, मोलारिटी। ठीक है, जो मैंने कल वाली क्लास में पढ़ा वो जो पहली कंसंट्रेशन टर्म थी वो क्या थी, मोलारिटी। अब नेक्स्ट आगे चलते हैं नेक्स्ट कंसंट्रेशन टर्म की तरफ, नेक्स्ट कंसंट्रेशन यूनिट की तरफ, जिसका नाम है नॉर्मलिटी। अभी तक मैंने क्या पढ़ा, मोलारिटी। अब नेक्स्ट हेडिंग डालिए नॉर्मलिटी। क्या हेडिंग डालेंगे, नॉर्मलिटी। नेक्स्ट कंसंट्रेशन यूनिट है आपका नॉर्मलिटी। नॉर्मलिटी हेडिंग डालने के बाद भैया अब इसको ध्यान से सुनो एक बार, फिर लिखवाएंगे। ठीक है, एक बार ध्यान से सुनिए पहले। देखिए, मोलारिटी को मैंने बोला कि 1 लीटर सॉल्यूशन में कितना नंबर ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट है मोल्स का, वो क्या होता है उसकी मोलारिटी। क्लियर। इसके बाद अब आपका वर्ड क्या है, नॉर्मलिटी। सबसे पहले जैसे हम मोलारिटी को कैपिटल M से रिप्रेजेंट करते हैं, वैसे हम नॉर्मलिटी को कैपिटल N से रिप्रेजेंट करेंगे। किससे रिप्रेजेंट करेंगे, कैपिटल N से। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। अब देखिए, मोलारिटी होता है कि 1 लीटर सॉल्यूशन में कितने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट होते हैं, वो उसकी क्या है, मोलारिटी। वो उसकी क्या है, मोलारिटी। अब यहां पे हेडिंग लिखा है नॉर्मलिटी, तो नॉर्मलिटी होता है 1 लीटर सॉल्यूशन में, 1 लीटर सॉल्यूशन में कितना ग्राम इक्विवेलेंट प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है, ग्राम इक्विवेलेंट प्रेजेंट है, वो उसकी क्या होती है, नॉर्मलिटी। क्या होती है, नॉर्मलिटी। अब देखिए यहां पे एक वर्ड आ गया है, मैंने बोला नॉर्मलिटी इज इक्वल टू 1 लीटर में कितना नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट प्रेजेंट है, वो उसकी क्या है, नॉर्मलिटी। क्या है, नॉर्मलिटी। तो जो नॉर्मलिटी का फॉर्मूला होगा वो होगा नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट। क्या होगा, बोलिए, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट और अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। और वॉल्यूम किसमें लेना है, लीटर में। किसमें लेना है, लीटर में। पक्का क्लियर हुआ। अब मेरी बात सुनिए यहां तरह, मैं इसको रिप्रेजेंट करूंगा N इक्विवेलेंट से, और ये क्या है, सॉल्यूट है क्या, और वॉल्यूम किसमें लेना है, बोलो, सॉल्यूशन। वॉल्यूम जो सॉल्यूशन है किसमें लेना है, लीटर में। किसमें लेना है, लीटर में। तो मैंने बोला कि 1 लीटर में कितने नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट है, वो उसकी क्या होती है, नॉर्मलिटी। क्या होती है, नॉर्मलिटी। अब देखो तुम ये वर्ड ये देखोगे ना, ये चीज नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट, ये आप देखोगे तो आपको लगेगा कि ये क्या है। और इसको डिटेल में मैं मोल कॉन्सेप्ट और रेडॉक्स में पढ़ाया हूं, पूरा एकदम डिटेल में पढ़ाया है कि ग्राम इक्विवेलेंट क्या होता है, और वहां पे मैंने वैलेंसी फैक्टर वगैरह एकदम अच्छे से पढ़ा रखा है। ठीक है, अभी उसको मैं फिर से एक बार रिवाइज करा दूंगा यहाँ पे, तो आपका क्लियर हो जाएगा। और आपको अगर डिटेल में अगर देखना है तो आप जाके वहां पे देख सकते हैं। ठीक है, जो मैंने वहां पे हेडिंग डलवाया है ना, वैलेंसी फैक्टर क्या होता है, इक्विवेलेंट वेट क्या होता है। ठीक है, तो वहां पे मैंने एकदम अच्छे से बता रखा है। अभी मैं फिर से यहाँ पे एक बार अच्छे से बता दूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले एक काम करिए, अभी मैं ये देखूंगा कि नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट का फॉर्मूला क्या होता है, फिर से देखूंगा ना। तो सबसे पहले आप एक काम करो, नॉर्मलिटी में लिखिए जरा। सुनिए, नॉर्मलिटी लिखने से पहले मुझे बताओ, कल मैंने बोला था कि अगर किसी भी कंसंट्रेशन टर्म में वॉल्यूम का इन्वॉल्वमेंट है तो वो टेम्परेचर डिपेंडेंट है कि टेम्परेचर इंडिपेंडेंट, टेम्परेचर डिपेंडेंट। पक्का। तो अब अगर आपसे कोई पूछे नॉर्मलिटी, ऐसे आपके पास 4 ऑप्शन रहेंगे, टेम्परेचर डिपेंडेंट, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। तो ऑप्शन क्या होगा इसका, टेम्परेचर डिपेंडेंट। क्यों, क्योंकि वो वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन पे डिपेंड करता है। क्या करता है, डिपेंड करता है। क्लियर। और सुनिए एक चीज और, अगर मैं इसकी यूनिट की बात करूं, किसकी बात करूं, यूनिट की, तो इसका जैसे कल यूनिट था मोल अपॉन लीटर, तो यहां पे हो जाएगा इक्विवेलेंट अपॉन लीटर। क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंट अपॉन लीटर, या फिर इसी को बोल सकते हैं नॉर्मलिटी। क्या बोल सकते हैं, नॉर्मलिटी। कल मैंने मोलारिटी को कैपिटल M से बोला था ना, वैसे इसका क्या हो जाएगा, नॉर्मलिटी। ठीक है, तो इसमें लिखिए जरा, नॉर्मलिटी में लिखिए आप लोग, लिखिए, बोल रहा हूं, लिखिए, द नंबर ऑफ इक्विवेलेंट, the number of equivalent ROR ग्राम इक्विवेलेंट
द नंबर ऑफ इक्विवेलेंट और ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट present in 1 liter of solution is known as normality of the solution. एक काम करिए फटाफट ये दोनों लिख लो, फिर भी नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट को मैं बता रहा हूं क्या है, ठीक है। नाम नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, ये पहले ये चीज लिख लीजिए सब, ये चीज लिखो फटाक से लिखो तुरंत। लिख चुके भैया। अब देखिए यहाँ पे एक पहले एक पॉइंट लिखिए, नॉर्मलिटी इज टेम्परेचर डिपेंडेंट। भैया ये नीट में क्वेश्चन आया हुआ है, जो कल मैंने मोलारिटी वाला बताया था, उसमें 4 ऑप्शन थे। मोलारिटी मतलब टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा, इंडिपेंडेंट करेगा, ये सब क्वेश्चन था, और एक ऑप्शन मोलरिटी का भी था, ठीक है। अभी नेक्स्ट क्लास में वो भी आएगा, ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए। लिख लीजिए नॉर्मलिटी इज टेम्परेचर डिपेंडेंट because it involve volume of the solution। ये यूनिट लिखे कि नहीं, यूनिट लिखे हो। अब देखिए यहाँ पे नॉर्मलिटी का फार्मूला क्या है, नॉर्मलिटी इज इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, किसमें लेना है, लीटर में। तो यहां पे देखिए, मैं एक बार आपको मूल कॉन्सेप्ट में और रिडक्स में बता भी चुका हूं कि नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, क्या बोला मैंने, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, और इसको भी लिखा था मैंने एन इक्विवेलेंट। इसका जो फॉर्मूला होता है ना, वो होता है मास ऑफ सॉल्यूट। क्या होता है, मास ऑफ सॉल्यूट। अगर हम सॉल्यूट की बात करेंगे तो कल मैंने बोला था बी से रिप्रेजेंट करते हैं, किससे रिप्रेजेंट करते हैं, बी से। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा मास ऑफ, यानी गिवन मास ऑफ सॉल्यूट, और होता है अपॉन इक्विवेलेंट वेट। क्या होता है, इक्विवेलेंट वेट, ठीक है। अब इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालते हैं, ये मूल कॉन्सेप्ट में मैंने बताया था कि इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू होता है मॉलिक्यूलर वेट। क्या होता है, मॉलिक्यूलर वेट अपॉन वैलेंसी फैक्टर। क्या होता है, वैलेंसी फैक्टर, या फिर इसी वैलेंसी फैक्टर को हम कहीं लिखा रहता है एन फैक्टर। क्या लिखा रहता है, एन फैक्टर। अभी बताऊंगा कि वैलेंसी फैक्टर और एन फैक्टर क्या होता है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्लियर होना चाहिए कि नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट इक्वल टू क्या होता है, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन इक्विवेलेंट वेट, और गिवन मास आपको दिया रहेगा, इक्विवेलेंट वेट आप ऐसे निकाल सकते हैं। ऐसे निकालेंगे, मॉलिक्यूलर वेट अपॉन वैलेंसी फैक्टर। मेरी बात सुनिए जरा यहाँ पे। अभी और एक चीज याद रखना, इस नॉर्मलिटी न्यूमेरिकल्स करने के लिए ये जो कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, मतलब ये नॉर्मलिटी निकालने का, ग्राम इक्विवेलेंस निकालना है, ये ज्यादा ट्राई मत करना। अभी मैं एक जो लास्ट में बताऊंगा रिलेशन, ठीक है, वो ट्राई करना न्यूमेरिकल्स में, ठीक है, बताऊंगा। तो मुझे कई बार सुनिए यहाँ पे, अभी मैंने क्या लिखा था, नॉर्मलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम इन लीटर, ये लिखे थे। और देखिए यहाँ पे नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, इसकी जगह क्या है, वेट ऑफ सॉल्यूट। तो क्या हम इसकी जगह वेट ऑफ सॉल्यूट लिख सकते हैं क्या, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट की जगह वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन इक्विवेलेंट वेट लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। एन इक्विवेलेंट क्या है, वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन इक्विवेलेंट वेट। तो यहाँ पे हम वेट ऑफ सॉल्यूट और इक्विवेलेंट वेट लिख सकते हैं कि नहीं, बोलिए। और वॉल्यूम इन लीटर, अगर एमएल में दिया रहे तो आप चेंज कर लेंगे। अब मेरी बात सुनिए, इक्विवेलेंट वेट की जगह क्या लिख सकते हो, बताओ, मॉलिक्यूलर वेट अपॉन वैलेंसी फैक्टर। क्या लिखेंगे, मॉलिक्यूलर वेट, ये तो ऐसे ही रहेगा। इक्विवेलेंट वेट की जगह क्या लिखोगे, मॉलिक्यूलर वेट, और मॉलिक्यूलर वेट और ये वैलेंसी फैक्टर नीचे होगा, यानी ऊपर जाएगा क्या ये, यानी यहाँ पे क्या वैलेंसी फैक्टर लिख सकते हो, क्या क्या लिख सकते हैं,
वैलेंसी फैक्टर, और वॉल्यूम किसमें है? लीटर में। अब मेरी बात सुनिए, मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होता है? गिवन मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास और वॉल्यूम लीटर। क्या इतनी टर्म को मोलैरिटी लिख सकते हो? क्या लिख सकते हैं? मोलैरिटी। तो नॉर्मलिटी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? मोलैरिटी इनटू वैलेंसी फैक्टर। तो आपको मैं बता चुका हूं कि यही आपको नॉर्मलिटी निकालने के लिए यूज करना है। आप ये वाला फार्मूला जाके नॉर्मलिटी नहीं निकालेंगे, आप केवल एक चीज याद रखेंगे, आपको मोलैरिटी सिखा चुका हूँ, कल क्वेश्चन भी कराया था 2-3 तो। फिर यहाँ पे आपको क्या करना है? नॉर्मलिटी इज इक्वल टू मोलैरिटी इनटू वैलेंसी फैक्टर। अब मसला ये है कि वैलेंसी फैक्टर कैसे निकालेंगे, ठीक है? वैलेंसी फैक्टर कैसे निकालेंगे? पहली चीज तो ये बताइए, ये चीज समझ में आया कि नहीं आया? मैंने मोल कॉन्सेप्ट बताया था कि नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट क्या होता है? मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन इक्विवेलेंट वेट। और इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालेगा? मॉलिक्यूलर वेट अपॉन वैलेंसी फैक्टर। और इसको ले जाके यहाँ पे रखती है और इतनी रिलेशन को क्या बन जाएगी आपकी? मोलैरिटी। आदित्य समझ में आया कि नहीं? यहाँ पे क्या बन जाएगा? मोलैरिटी, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? वैलेंसी फैक्टर। क्या हो जाएगा? वैलेंसी फैक्टर। तो ये रिलेशन आपको याद रखना है और वो स्टार्टिंग वाला फार्मूला याद रखना है, बाकी ये अपने मन से बन जाएगा। याद तो रखना ही है, बना भी सकते हो, सिखा भी दिया कैसे बनेगा, रिलेशन कैसे बनेगा, समझ में आया? अब मेरी बात सुनिए, वैलेंसी फैक्टर अभी लिखवाऊंगा, अभी सभी छापने की जरूरत नहीं है, अभी लिखवाऊंगा ये सब, ठीक है? मेरी बात सुनिए, वैलेंसी फैक्टर। वैलेंसी फैक्टर का रिडॉक्स में मैंने बताया कि पहली चीज तो वैलेंसी फैक्टर को एन फैक्टर भी बोल सकते हैं, ठीक? तो अगर कोई एन फैक्टर कहीं दिखा मिल जाए तो कंफ्यूज मत होना। मेरी बात सुनिए, वैलेंसी फैक्टर का अलग अलग कॉन्सेप्ट है। रिडॉक्स में अलग होता है, रिडॉक्स में अलग होता है, और जो नॉन रिडॉक्स का केस होता है वो अलग होता है। रिडॉक्स में हम ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की बात करते हैं। रिडॉक्स में हम किसकी बात करते हैं? ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की। लेकिन हम नॉन रिडॉक्स में, अब इस चैप्टर में सॉल्यूशन चैप्टर है आपका, यहाँ पे ऑक्सीडेशन रिडक्शन तो आएगा नहीं। तो यहाँ पे कोई कंपोनेंट होगा जिसमें आप एसिड मिक्स कर रहे होंगे, एसिड मिला रहे होंगे, या फिर बेस मिला रहे होंगे, या फिर सॉल्ट मिला रहे होंगे। क्या मिला रहे होंगे बताइए? एसिड मिला, मतलब इस सॉल्यूशन में, इस सॉल्यूशन चैप्टर में आपको रिडॉक्स का केस देखने को नहीं मिलेगा। और उस रिडॉक्स में मैंने बताया था जब कोई रिएक्शन हो रही है तो उसका वैलेंसी फैक्टर कैसे देखते थे? चेंज देखते थे, नहीं देखते थे? चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर पर मोल रिडॉक्स में। लेकिन यहाँ पे रिडॉक्स का कॉन्सेप्ट नहीं है, यहाँ पे नॉन रिडॉक्स का कॉन्सेप्ट। कहने का मतलब है किसी सॉल्यूशन में आप मिक्स कर रहे होंगे, कोई एसिड मिला रहा होगा, कोई बेस मिला रहा होगा, कोई सॉल्ट मिला रहा होगा। क्या मिला रहा होगा? सॉल्ट मिला रहा होगा। तो मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ सबसे पहले एसिड या फिर बेस कैसे देखेंगे वैलेंसी फैक्टर, या फिर आपका होगा सॉल्ट। क्या होगा? सॉल्ट। एक एग्जांपल लेके समझते हैं कैसे वैलेंसी फैक्टर निकालते हैं, ठीक है? जैसे मान लीजिए आपके पास HCl है। क्या है? HCl, जिसका नाम होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। वैलेंसी फैक्टर का मतलब होता है रिप्लेसेबल H+ आयन। क्या होता है? रिप्लेसेबल H+ आयन। मतलब आप कितने H+ को हटा सकते हो, निकाल सकते हो। यहाँ बताइए, इसको अगर हम रिमूव तोड़ेंगे, क्या H+ और Cl- में टूटेगा? क्या कितने H+ में टूटा है? 1। यानी इसका वैलेंसी फैक्टर क्या होगा? 1। क्या होगा? 1। समझ में आया कि नहीं? अब आपके पास मान लीजिए HNO3 है, जिसका नाम होता है नाइट्रिक एसिड। क्या नाम होता है? नाइट्रिक एसिड। अगर आप इसको ब्रेक डाउन करोगे तो क्या ये H+ और NO3- में टूटेगा? क्या यहाँ पे कितने रिप्लेसेबल आयन है H+ के? 1। यानी इसका वैलेंसी फैक्टर क्या होगा? 1। अब आपके पास मान लो लिखा है H2SO4। क्या लिखा है? H2SO4। इसका नाम क्या होता है? सल्फ्यूरिक एसिड। क्या नाम होता है? सल्फ्यूरिक एसिड। अगर इसको ब्रेक डाउन करोगे क्या 2H+ में टूटेगा और SO4- में टूटेगा? क्या यहाँ पे आंसर का बताइए मुझे, यहाँ पे कितने रिप्लेसेबल H+ आयन है? 2। यानी इसका वैलेंसी फैक्टर क्या होगा? समझ में आया? ऐसे वैलेंसी फैक्टर निकालते हैं। तो रिप्लेसेबल H+ आयन, समझ में आया? अब बेस, इसमें रिप्लेस H+ आयन, जितने H+ आयन रिप्लेस हो रहे हैं इसको वैलेंसी फैक्टर उसको होगा। इसमें बेस में क्या होगा? जितने OH- रिप्लेस हो रहे हैं वो उसका क्या होगा? वैलेंसी फैक्टर। मान लीजिए आपके पास है सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। इसको अगर मैं लिखूं तो Na+ और OH- लिख सकता हूं क्या? इसका वैलेंसी फैक्टर कितने OH- निकाल रहे हो? 1। यानी इसका वैलेंसी फैक्टर क्या होगा? पक्का? जितने आप रिप्लेस करेंगे वही इसका क्या होगा? वैलेंसी फैक्टर। अब अगर मैं बात करूं सॉल्ट की, किसकी बात करूं? सॉल्ट की। सॉल्ट का मतलब जैसे NaCl। NaCl क्या है? सॉल्ट ही तो है। तो सॉल्ट में आप सिंपली क्या करेंगे? Na+ में टूटेगा और Cl- में टूटेगा। या फिर मान लीजिए आपके पास लिखा है Al2SO4 का टेकन थ्राइस।
Al2SO4 का टेकन थ्राइस। अब इसको तोड़ेंगे, एल्युमिनियम पे कितना चार्ज होता है +3 और सल्फेट पे -2, ठीक है। तो आप टोटल सॉल्ट के केस में या तो आप टोटल पॉजिटिव चार्ज देख लेंगे या टोटल नेगेटिव चार्ज, टोटल पॉजिटिव चार्ज देख लेंगे या फिर टोटल नेगेटिव चार्ज। तो इसमें टोटल पॉजिटिव चार्ज कितना है 1, यानी इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होगा। तो चाहे ये देख लो चाहे ये देख लो। मुझे बताओ अगर इसको मैं तोड़ूंगा तो क्या ये 2 एल्युमिनियम +3 में टूटेगा क्या, और ये SO4 2SO4 3SO4 2 माइनस टूटेगा। मुझे बताइए एक एल्युमिनियम पर अगर +3 चार्ज है तो 2 पे कितना होगा 6, और यहाँ पे कितने एल्युमिनियम है 2 एल्युमिनियम है। अगर एक एल्युमिनियम पे +3 चार्ज होता है तो 2 एल्युमिनियम पर कितना होगा +6, कितना होगा +6, यानी इसका वैलेंसी फैक्टर क्या होगा +6। तो आपको यही देखना है, एसिड के केस में देखना है कितने H+ आयन रिप्लेस कर सकते हैं, बेस के केस में देखना है कितने OH- आप हाइड्रोक्साइड के आयन रिप्लेस कर सकते हैं, और सॉल्ट के केस में देखना है या तो टोटल पॉजिटिव चार्ज देख लो या तो कैटायन के ऊपर चार्ज देख लो या फिर एनायन के ऊपर, ठीक है, चाहे इसके ऊपर चाहे इसके ऊपर। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। अब बताइए मुझे मोलारिटी निकालने की बार नॉर्मलिटी निकालने की बार बता रहा हूं आपको, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट इस चैप्टर में, आपको इस चैप्टर की बात कर रहा हूं, ज्यादा यूज वगैरह नहीं है ग्राम इक्विवेलेंट का, ठीक है। आप हमेशा अगर न्यूमेरिकल्स करेंगे आप तो किसका यूज करेंगे, नॉर्मलिटी इक्वल टू मोलारिटी इनटू वैलेंसी फैक्टर, पक्का किसका यूज करेंगे, मोलारिटी इनटू वैलेंसी फैक्टर। सब कुछ लिखने से पहले एक क्वेश्चन करिए पहले, ठीक है। मोलारिटी इक्वल टू क्या होता है, गिवन मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू वॉल्यूम इनटू ml और 1000, पक्का। एक क्वेश्चन लिखो पहले, क्वेश्चन लिखो फिर सब अभी लिखवाऊंगा। क्वेश्चन लिखिए 4.9 ग्राम ऑफ H2SO4, 4.9 ग्राम ऑफ H2SO4, 4.9 ग्राम ऑफ H2SO4 present in 500 ml solution, present in 500 ml solution, present in 500 ml of solution। find पहले लिखिए मोलारिटी ऑफ सॉल्यूशन, पहले लिखेंगे मोलारिटी ऑफ सॉल्यूशन, मोलारिटी ऑफ सॉल्यूशन। दूसरा लिखिए नॉर्मलिटी ऑफ सॉल्यूशन, नॉर्मलिटी ऑफ द सॉल्यूशन। पहले आपको कैपिटल M निकालना है और दूसरा क्या निकालना है, कैपिटल N। अब सबसे पहले मोलारिटी निकालिए, निकालो फटाक से, तुरंत निकालो, मैं बता रहा हूं, तुरंत निकालिए। फटाफट सब लोग करो तुरंत। मोलारिटी आ जाएगा 0.1, कितना आया 0.1 और नॉर्मलिटी 2.1, कितना 2.1। 0 वैलेंसी फैक्टर कितना होता है H2SO4 का 2 होता है। 2 को 0.1 से मल्टीप्लाई करो कितना आएगा, नॉर्मलिटी इक्वल टू क्या होता है, मोलारिटी इनटू वैलेंसी फैक्टर 0.2 आएगा। क्या आएगा 0.2। मुझे बताइए सबसे पहले, बताइए यहाँ पे जो 4.9 ग्राम है H2SO4 दिया है, ये क्या गिवन है, गिवन मास है कि मोलर मास है, गिवन मास है, यानी क्या है गिवन मास यानी कितना है 4.9, 4.9। और मुझे बताइए H2SO4 सल्फर का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है 32, और हाइड्रोजन का, एक हाइड्रोजन का 1 2 हाइड्रोजन का, और यहाँ पे कितने ऑक्सीजन है 4, एक ऑक्सीजन का 16, तो 4 ऑक्सीजन का 64। इसको जब ऐड करोगे तो आएगा 98, कितना आएगा 98, यानी आपको मॉलिक्यूलर मास कितना मिल गया है। तो मोलारिटी इक्वल टू क्या होता है, गिवन मास 4.9 और मॉलिक्यूलर मास कितना है 98। वॉल्यूम ml में दिया है क्या, कितना ml दिया है 500, कितना दिया है 500, यानी 1000 से मल्टीप्लाई करोगे कि नहीं करोगे। अब देखो यहाँ पे फटाफट, ये देखो कैंसिल हुआ कि नहीं हुआ, और ये कितनी बार आएगा 2 बार, और क्या आ जाएगा नीचे 5 2 10, यानी 0.1 मोलारिटी आ गया क्या। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा है, नॉर्मलिटी इक्वल टू, मैंने बोला मोलारिटी इनटू वैलेंसी फैक्टर। H2SO4 में कितने रिप्लेसेबल H+ आयन है
2, यानी इसका वैलेंसी फैक्टर क्या होगा 2, और मोलैरिटी कितना निकाल के बैठे हो 0.1, यानी इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर कितना आएगा 0.2। यानी अब मुझे बताइए, मैंने कहीं इस क्वेश्चन में कहीं ग्राम इक्विवेलेंट का यूज किया क्या? नहीं। तो हमेशा मेरी बात याद रखना भैया, नॉर्मलिटी निकालने के लिए आप हमेशा मोलैरिटी इनटू वैलेंसी फैक्टर का यूज करके आप नॉर्मलिटी निकाल सकते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ? पक्का? ठीक, ऐसे क्वेश्चन भी और करने मुझे।